तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए जो है गणित। और हम यहाँ पर जो है 2 चैप्टर का रिवीजन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछली 4 क्लासेज में यानी कि 2 चैप्टर हो चुके हैं, और यानी कि हर जो चैप्टर के लिए हम केवल 2 क्लासेज कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये चैप्टर भी 2 ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और जो आपको मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक मॉडल आता है राहुल टॉप 10 का, तो उससे कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो पिछले कुछ सालों में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिए होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें आसानी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये टॉपिक, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। तो जैसे कि मैं जानता हूं कि आप सब जो है ना अपनी पढ़ाई तो कर चुके हैं, सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें जो आपको दिया हुआ है बहुविकल्प समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 3 इजिकल टू 0 है तथा x माइनस वाई प्लस 2 इजिकल टू 0 का हल क्या होगा। देखिए, 2 समीकरण हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इजिकल टू 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, किससे करनी पड़ती है हमें तुलना। देखिए, तुलना करते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से। तो यहां पर हमारा आ जाता है a1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, जो 2 का गुणांक, x का गुणांक है 2। और b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा हमारा y का गुणांक। y का गुणांक यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। और c1 क्या है, ये है -3। सेम अगली इक्वेशन है, ये है x माइनस वाई और प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहां पर तुलना करेंगे किससे, ax2 सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, a2 इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, और b2 इजिकल टू हो जाएगा ये 4x माइनस वाई, ये y है, यानी कि माइनस का 1, और c2 हो जाएगा हमारे पास 2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि a1 अपॉन a2 क्या है। a1 अपॉन a2 क्या है, a1 है 2 अपॉन a2 1 यानी कि 2। इसके बाद चेक करते हैं हम b1 अपॉन b2, यानी कि b1 क्या है 1 और ये है माइनस का 1। ओके, और इसके बाद जो है c1 अपॉन c2 हम करते हैं, ये माइनस का 1 ही रह जाएगा। और c1 अपॉन c2 हम करते हैं तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सी भी जो है ना बराबर नहीं आ रही है, यानी a1 a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। अतः इस कंडीशन में क्या है, केवल एक अद्वितीय हल होगा, यानी इन दोनों समीकरणों का केवल एक अद्वितीय यानी कि एक ही हल होगा, इसके अलावा और नहीं होगा। तो देखिए आपको बता दूं, अगर आपकी तुलना करने पर पोजीशन ये आती है a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2, तो एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, एक अद्वितीय हल होता है। उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 और बराबर होता है c1 अपॉन c2, तो अनेक अनेक यानी कि, या इसे अनंत हल भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे हल हैं, अनंत हल। देखिए इन्हें क्या होते हैं, अगर वैसे कहा जाए तो ये समांतर रेखा होती है। अगर दोनों इस तरह की पोजीशन में आए, कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा। सॉरी, समांतर नहीं, इन्हें बोलते हैं कि अनंत हल होते हैं, यानी कि एक ही रेखा होती है, यानी कि क्या होती है, एक ही रेखा। और ये क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है, क्योंकि तब प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर काटेंगे,
तो इन्हें प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। और अगर आपकी सिचुएशन आती है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर C1/C2 बराबर नहीं है, तो क्या है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए मान लीजिए कुछ समांतर रेखाएं हैं, हल किसे माना जाता है? जहां पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु को उसका हल कहते हैं, यानी वो बिंदु दोनों लाइनों में कॉमन होता है। जब रेखा ही समांतर होगी तो ये क्या, इस वाले क्या कहते हैं? जब कोई हल नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, अब चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में, इनसे हम शॉर्ट में करते हैं क्योंकि एमसीक्यू है। तो यहां पर है, इक्वेशन दे रखी है x - y और +3 = 0, 1 है इक्वेशन। और अगली इक्वेशन है आपकी 2x - 2y + 6 = 0, इक्वेशन नंबर 2। a1 यहां पर ऊपर 1 है और नीचे 2 है, यहां पर -1 है और यहां पर -2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 6 है। तो देखिए लास्ट में है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये भी 1/2। तो क्या होगा, कोई अनेक हल होंगे। क्या होगा ऑप्शन इसका? अनेक हल होंगे। ठीक है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी, और यहां पर अद्वितीय हल है यानी कि ए। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये भी एमसीक्यू ही क्वेश्चन है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिना ग्राफ खींचे बताइए कि क्या निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं निरूपित करता है, और अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। तो देखिए करना क्या है, आपको दोनों रेखा लेनी है, यानी कि 6x - 3y + 10 = 0, और ये है जी 2x - y - 9 = 0। तो समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, समीकरणों की तुलना व्यापक या मानक बोल सकते हैं, व्यापक समीकरणों से करने पर, समीकरणों से करने पर, तो देखिए हमारे पास पोजीशन क्या आएगी कि A1/A2 क्या आएगा, 6/2 x के गुणांक यानी कि 2 तिया 6। फिर आ जाएगा हमारे पास B1/B2, ये हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये 3 ही रह गया। और फिर आ जाएगा C1/C2, ये है 10/-9, यानी कि हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि दोनों 3 है, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो रेखाएं इनमें से बतानी है। देखो संपाती रेखा कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और जो प्रतिच्छेद वाली अगर तीनों बराबर नहीं आते, अगर तीनों बराबर आते तो संपाती थी। अगर ये पोजीशन आ रही है तो कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये तो टॉपिक क्लियर हो ही गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y 8 और 4x - 6y 9 संगत है या असंगत है। तो देखिए सेम संगत असंगत का भी होता है। तो पहले हमने A1/A2 निकाला, A1 की जगह रखा 2/4 यानी 1/2, फिर B1/B2 -3 - 6 1/2, और C1/C2 क्या आ गया 8/9, यानी कि ये पोजीशन आ गई। तो ऐसा समीकरण जिसे हम हल ना कर सकते हो, जिसका कोई हल आए ना, उसे हम असंगत बोलते हैं। अगर बाकी की दो पोजीशन है, भले अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो या अनंत हल हो, उसे कहते हैं हम संगत, यानी जिसे हम हल करके आंसर निकाल सकते हैं उसे हम संगत समीकरण कहते हैं, जिसका हल नहीं निकाल सकते हैं उसे असंगत समीकरण कहते हैं। तो इसका कोई हल नहीं होता है। देखो क्या होता, कहते हैं इसे कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? असंगत समीकरण कहलाती है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं आते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। के के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस वाई इजिकल टू 1 और 2k माइनस 1 एक्स और k माइनस 1 वाई इजिकल टू 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है। a1 क्या है 3 रखा, और b1 क्या है 1, और उसने कहा कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, शुरू की दो चीजें बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं होती है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो क्या कीजिए, हमने यहां पर इन दोनों को, केवल इन दोनों को ले लिया, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया 2k की 1 में गया 2k माइनस 1 और 3k माइनस 3 हो जाएगा। और इसके बाद ये जो है ना 2k को इधर ले आए तो ओनली 1k बचा, माइनस 3 को उधर ले गए तो प्लस बचा, यानी k की वैल्यू आ गई जो है आपकी 2 आ गई। ठीक है जी। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए रेखा युग्म kx प्लस 4y। तो क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल में तीनों तीनों ही बराबर होते हैं। a1 k है, यहां पर a2 1 है, b1 4 है, b2 k है, और c1 3 है और ये 1 है। तो ये तीनों ही बराबर होंगे, तो एक बार तो ऐसे करके रख लो। तो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर का उधर अंडर रूट करा। आप जानते हैं जब 4 का अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 3k हो गया आपका 4 और k आ गया आपका 4/3, यानी k की 3 वैल्यू आएंगी, -2 +2 और 4/3। ठीक ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। सातवां, बेंगलुरु के लिए एक बस स्टैंड से यदि हम 2 रुपए और 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपए है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से समझाकर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाई बेंगलोर से एक टिकट लिए आपने, और कैसे लिए, यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपए के आए। ठीक, आप गए, आपने कहा भाई 2 टिकट तो मुझे मल्लेश्वरम के दे दो और 3 आप मुझे यशवंतपुर के दे दो। 5 टिकट उसने दे दिए भाई, जो आपका क्लर्क बैठा हुआ था, तो उसने क्या करा, आपने आपसे कहा कि भाई 46 रुपए आपके हो गए हैं। परंतु उसके बाद आप दोबारा गए तो हमने 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के, तो कुल लागत 74 रुपए आई। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया अलग अलग बताना है। तो देखो यहां पर आपका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना मल्लेश्वरम का किराया कितना है, x रुपए है, किराया है x रुपए, और यशवंतपुर का किराया कितना है, यशवंतपुर का किराया है भाई आपका y रुपए। अब आपको क्या लिखना है, लिखना है प्रश्नानुसार कितने टिकट खरीदे। भाई 2 टिकट खरीदे और एक टिकट का मूल्य x रुपए है, तो टोटल टिकट कितने हो गए 2x के, यानी 2 गुना x, और साथ में अब प्लस में कितना पैसा और जुड़ेगा, 3 टिकट यशवंतपुर के हैं और एक टिकट यशवंतपुर का y रुपए का है, तो ये 3y हो गया। बिल टोटल दोनों को जोड़ के तो आया, और कितना आया 46 रुपए, इक्वेशन 1। उसके बाद उसने कहा कि 3 टिकट तो मल्लेश्वरम के लिए भाई, और प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के लिए, यानी कि 5y, रुपए आपके हो गए जी 74, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करने के 3 तरीके आपकी किताब में दिए हुए हैं। मैं एक ही तरीका करता है कि इनके गुणांक बराबर कर लेते हैं। वो करने के लिए क्या करते हैं, चलो y बराबर करते हैं हम। तो y का गुणांक बराबर करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लिया तो 15 आता है। तो 15 लाने के लिए यहां पर हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन में, ऊपर 5, तो 5 दूनी 10x और 5 दिया 15y, और 5 छंग 30, 0 3, 5 चौक 20 और 3 23, ये हो गया 3 तिया 9x और 3 पंजे 15y,
और 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 7 21 और 1 22। अब मैं इन इक्वेशन को घटा दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे घटाने पर, ये तो कैंसिल हो गया। 10x में से 9x गए, क्या बचा 1x। 220 में से 222 गए, क्या बचा 8, यानी x की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में मान रख लो, तो हम समीकरण 1 से करते हैं जी। आपकी थी 2x, x की जगह क्या है 8 रख दिया, और 2x का मतलब क्या होता है 2 गुना x होता है, प्लस 3y इज इक्वल टू 46। ये हो गया 8 दूनी 16, 16 इधर प्लस का उधर पहुंचा देंगे पक्षांतरण करके, तो माइनस का हो जाएगा। तो 46 माइनस 16, तो 3y हो गया आपका 30। 3 या मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में। 3 से 10 बार कैंसिल हो गया, तो y आ गया 10 रु। तो यानी कि लेकिन x और y की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कहा कि भैया किराया बताओ। तो मल्लेश्वरम का किराया कितना है, मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपए है। कितना है x, यानी कि 8 रुपए। और यशवंतपुर का किराया कितना है भाई, यशवंतपुर का किराया ये है आपका y, यानी कि 10 रुपए। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 7वां कर चुके हैं, तो 8वां देखते हैं। एक पर्स में 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है, ठीक। उसके बाद कुल सिक्कों का मूल्य 195 हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास में। तो माना आपको सॉल्यूशन क्या करना है, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, कितने हैं x, और 5 रुपए के सिक्के आपके पास कितने हैं, ये हैं y। तो अब आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार देखो, उसने कहा है कि कुल सिक्के 60 हैं, यानी कि x को और y को जोड़ देने पर 60 आता है, संख्या है ये सिक्कों की। फिर एक और बात कही, उसने कहा कि इनकी कीमत जो है 195 रुपए है। मान लीजिए x सिक्के हैं, तो एक सिक्के की कीमत है 2 रुपए, तो x सिक्कों की कीमत क्या होगी 2 गुना x, यानी कि 2x रुपए। सेम 5 रुपए के सिक्के y हैं, तो 5 सिक्कों की कीमत क्या होगी 5y, और जब उन्हें जोड़ेंगे तो 195 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन्हें हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके गुणांक बराबर कर लेंगे। तो चलिए पहले तो y के किए थे, अब की बार x के कर लेते हैं। यहां पर 2x है, यहां पर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 में 1 में 2 से गुणा करके नीचे लिख लेंगे इसे। तो 2 ही कम 2x, देखो पूरे समीकरण में करनी पड़ती है। 2 ही कम 2y और 60 दूनी 120। अब इसे हम घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। 5 में से 2 गया 3y, और 195 में से 120 गया, क्या बचा 75। 3 गुणा में है, डिवाइड में जाएगा तो काट देगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी y तो आ गया 25। अब ये y की जो वैल्यू कहीं पर भी रख लो, तो इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 से रख लेते हैं हम। तो x की जगह तो पता नहीं भी देखो अभी, और y की जगह हमें पता चल चुका है कि 25 है। तो 25 प्लस उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 25, यानी कि आपकी आ जाएगा 35। तो देखो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 2 रुपए के सिक्के हैं x, यानी कि 35, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास y, यानी कि 25, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या है, अद्वितीय हल के लिए कुछ भी आपस में बराबर नहीं होता। तो कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी
तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि P इक्वल नहीं होना चाहिए 4 के। फिर अगर हमने इन दोनों का लिया तो P इक्वल नहीं होना चाहिए 8 के। यानी कि दो सिचुएशन आती हैं कि P या तो 4 के बराबर ना हो और या 8 के बराबर ना हो, और बस मेरे हिसाब से यही इसका हल होना चाहिए। जी बिल्कुल आपका ऐसे ही किया हुआ है कि P4, इन्होंने केवल एक ही लेकर रख दिया, हमने क्या दोनों ले लिए थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 10। सभी युग्म x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 के लिए आलेखन को देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रश्नों को उत्तर लिखिए। समीकरण युग्म का हल क्या है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसे देख के ही आपको बताना है। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका हल होगा जहां पर ये क्रॉस कर रही है। तो देखिए ये x अक्ष पर कितना है 6 और y अक्ष ना तो ऊपर गया ना नीचे, तो y अक्ष तो भाई आपका 0 रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 एंड 0। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया। समीकरण युग्म और y अक्ष से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, समीकरण युग्म और y अक्ष का, यानी कि ये पूरा आपको एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए आधार कितना है, इन्हें गिन लो 1 2 3 4 5 6, यानी 1/2 गुणा 6, और ऊंचाई कितनी है ये भी 6 है, तो 2 3 6 और 3 6 18, यानी कि 18 वर्ग इकाई आपका आंसर होगा। दो संख्याओं का अंतर, अब 11वां क्वेश्चन है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसे क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं। चलिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे भाई, माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या है x, और आपकी जो दूसरी संख्या है ये y है। तो बस क्या करना है, एक लाइन लिखनी है और आपका काम हो जाएगा। प्रश्नानुसार उसने कहा कि दोनों का जो अंतर है यानी x माइनस वाई क्या है 26 है, और उसने कहा कि पहली संख्या जो है, जो बड़ी वाली संख्या है, वो छोटी संख्या का 3 गुनी है, यानी 3y होगा। इक्वेशन नंबर 2 है। अब की बार हम क्या है, गुणांक बराबर ना करके प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए x बराबर 3y है, तो x बराबर x, समीकरण 1 में x की जगह हम 3y रख देंगे, यहां पर रखा 3y और माइनस y, और ये हो गया 26। तो 3 में से एक y गया, क्या बचा हमारे पास 2y, और ये है 26, 2 गुणा में है, डिवाइड में जाएगा तो 13 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 13। अब इस 13 को समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो तो समीकरण 2 से देखते हैं, x बराबर होगी 3 गुणा 13, तो 13 तिया 39। तो पूछा क्या है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या क्या है आपकी x है, यानी कि 39 है, और दूसरी संख्या आपकी क्या है y है, यानी कि 13 है। ये आपका होगा आंसर। ठीक, ये वाला पेज भी आपका खत्म हो गया है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पेज पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर हम देखते हैं 12। जब 12 हम देखते हैं तो एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना बाग की लंबाई कितनी है, बाग की लंबाई x है और चौड़ाई उसकी हमने मान ली कि भाई y है। ठीक, और उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे कि प्रश्न में क्या कहा गया है, उसके अनुसार x बराबर है y प्लस 4, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो लंबाई आ जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास आया, इसे क्या है इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और एक और बात कही कि अर्ध परिमाप, देखो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई,
और अर्ध का मतलब हमने इसे 2 से भाग कर दिया तो क्या हो गया, कट गया। ठीक, ये परिमाप होता है या अर्ध परिमाप, और किसके बराबर है, 36 के बराबर है, यानी कि x प्लस वाई। तो एक काम करते हैं, y को इधर लेके एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 ये होगी। यहां पर ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। 1 को इसके नीचे उतार देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक काम करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, क्योंकि घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है निशान उल्टे हैं और उनके गुणांक भी बराबर हैं। तो ये y से y कैंसिल हुआ और ये हो गया 1 और 1 2x, यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ने पर ये आपका 2x हो गया, और 36 और 4 40, 2 गुणा में है, डिवाइड में जाएगा तो 20 बार काट देगा, x हो गया 20। अब समीकरण 2 से कर लेते हैं, चलो x की जगह हमने रखा यहाँ पर 20 और प्लस है y बराबर है 36, तो 20 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा 36 माइनस 20, यानी कि y हो गया 16। तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई कितनी है, x यानी कि 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है भाई, यानी कि y यानी कि 16 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यानी 13 क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बार आप है ना इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे करने के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसे देखिए, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 है और 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24 है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी कि इन दोनों को पहले हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसे हम क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 है और यहां पर है 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24 है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए हम गुणांक बराबर हैं तो विलोपन विधि से करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, घटाने पर, क्योंकि x के गुणांक बराबर है, इनके निशान उल्टे करने हैं बस, तो सबके निशान उल्टे हो गए, ये कैंसिल। 4 और 3 क्या हो गया, 7y, और 24 और 11 हो गया 35। 7 यहाँ गुणा में, इधर डिवाइड में जाएगा तो 35 को 5 बार काट देगा। y आपका 5 आ गया है। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या करना है आपको, 2x प्लस वाई है 3y, यानी 3 गुणा 5, और ये हो गया 11, 3 पंजे 15, 15 प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर ओनली 2x बचा है, तो 2x बराबर हो गया है माइनस का 4, और 2 से कट जाएगा क्योंकि डिवाइड करेगा उधर जाकर, तो x की वैल्यू आ गई है -2। x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम जानते हैं कि दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो अब m की वैल्यू क्या करेंगे, तो y की जगह तो यहां पर रख देंगे y की वैल्यू जो निकाली है 5, m का हमें वैल्यू निकालनी, और x की जगह रखेंगे माइनस का 2 और प्लस 3। ये प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, 2 -2 की m में, तो माइनस का 2m, यानी कि अब ये -2m को इधर ले आए प्लस में, और इधर प्लस का 2 बचेगा, इधर जाकर हो जाएगा माइनस, 2 से भाग करेंगे, 2 ही कम 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, आपके दोनों वैल्यू आ गई, x और y की, और m की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत होती है। ठीक है, उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं सब कुछ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो देखिए अद्वितीय हल क्या है, आपकी समीकरण दे रखी है 2x प्लस ky, तो यहां पर रखेंगे a1 2 है और इधर है 3x यानी कि 3 है, और अद्वितीय हल में बराबर नहीं होता है, और यहां पर b1 है k और b2 क्या है माइनस का 5, यहां पर c1 है 1 और यहां पर है 7, यानी ये भी बराबर नहीं है। तो इससे बराबर आप रख लीजिए दोनों चीजों को, इन्हें आपस में बराबर कीजिए, तो 3 की गुणा k में 3k, और 5 दूनी 10 माइनस का, और ये k इजिकल टू आ जाएगा माइनस इजिकल टू नहीं होगा -10/3, यानी कि -10/3 को छोड़कर बाकी हर वैल्यू के लिए
इसका आदित्य हल होगा, ठीक है। ये जो है संगत होगा। तो k की वैल्यू आ गई है। आप यानी कि अब इन्होंने क्या लिख दिया, इस तरह से करके लिख दिया कि रियल नंबर में से केवल -10/2 हटा दो, बाकी सब। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 85 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो देखिए मैं शॉर्ट में कराता हूं कि माना भाई पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो आपकी x है और दूसरी संख्या आपकी y है। तो पहली संख्या उन्होंने कहा दोनों संख्याओं का जोड़ जो है प्रश्नानुसार x + y क्या हो गया 85, समीकरण नंबर 1। उसने कहा कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या बराबर होगी, मान लीजिए छोटी संख्या y है तो 4y और उससे भी 5 ज्यादा। तो आप चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, पर चलिए x की जगह मैंने यहां पर रखा 4y + 5 और प्लस y बराबर है 85। 4 और 1 तो हो गया 5y, 5 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो यहां पर ये तो बच गया 80 और 5 गुणा में है, ये डिवाइड में चला गया। तो 5 ही कम 5, 5 छंग 30, y तो 16 आ गया। अब समीकरण 1 से कर लें, y की जगह 16 रखा और ये हो गया 85, 16 प्लस है उधर जाकर हो गया माइनस, तो x आ गया आपका 69। यानी कि आपकी पहली संख्या तो क्या है 69 है और दूसरी संख्या आपकी 16 है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसे आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 था और ये 15। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। आपने वैसे किया हुआ होगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी आप इसे चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास है इक्वेशन x/2 + 2y/3 + 1 = 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की जो है ना हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे। 3x + 2 दूनी 4y अपॉन 2 3 जा 6, 1 प्लस का जो इधर आकर हो गया माइनस का, 6 बटे में है, -1 की गुणा में गया तो -6 हो गया, और ये हो गया 3x + 4y = -6, इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन आपकी 2 जो है वो है x - y/3 = 3, जिसके बटे में कुछ ना हो एक मानिए, 3 ही कम 3x और एक y हो गया और अपॉन 3 = 3। 3 अब डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में की तो 3x माइनस वो हो गया, तो 3 तिया 9, यानी कि इक्वेशन आपकी 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 को उतार लीजिए यहां पर, ठीक। अब इन्हें आप हल कर लीजिए। x के गुणांक बराबर है, बस आपको घटा देना है, घटाने पर क्या है निशान उल्टे हो जाते हैं नीचे वाली लाइन के। तो 4 और 1 5, -5y और 9 और 6 15। देखिए माइनस का 5 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 5 से 15 और ये माइनस भी उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब चाहें तो समीकरण 1 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x की जगह x तो है ही यहाँ पर 3x + 4 × y की जगह -3 और = -6। 4 तिया 12, माइनस के 12 हो गए, -6 है, -12 उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के 12, तो 12 में से 6 गए तो आपके 6 बचा, 3 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में होगा तो काट देगा 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 16 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब आपका एक क्वेश्चन और रह रहा है जो छोटे क्वेश्चंस में है। इसके बाद हम आपके बस हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बचेंगे और पेज भी 3 ही रह जाएंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन है आपका, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है। अब देखिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में 100% आने की भी संभावना होती है। लगभग 7 सेट आते हैं, 7 में से 4 सेटों में इस टाइप का क्वेश्चन रखा मिलता है आपको। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखना है। एक संख्या ऐसी है जैसे 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे कि 15, 20, 25, 50, 55, 58, 60। तो मान लीजिए, माना संख्या का इकाई अंक, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 17। माना संख्या का इकाई अंक आपका है x और दहाई अंक क्या है, ये आपका है y। तो संख्या क्या होगी? अब बहुत से कहेंगे जी x प्लस वाई या एक्स वाई। भैया ऐसे नहीं होता। देखो कोई संख्या कैसे बनती है आपको मैं बताता हूं। सपोज कीजिए आपके पास है 38। इकाई वाले अंक का मतलब है इसकी इकाई में गुणा, फिर प्लस दहाई वाले अंक का मतलब है दहाई मतलब 10 से गुणा, और उन्हें ऐड करने के बाद आपकी संख्या तब 38 आती है। समझ गए? हर नंबर के साथ ही ऐसा होता है। तो सेम क्या करेंगे, इकाई के अंक के साथ 1 की गुणा प्लस दहाई के अंक के साथ 10 की गुणा, यानी कि संख्या आपकी होगी 10y प्लस एक्स। अब प्रश्नानुसार करते हैं जी, ठीक है? कैसा करते हैं? प्रश्नानुसार। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग भाई जैसे 38 है, 8 और 3 जुड़ के 11 हो रहा है, यानी कि ये तो x है और ये y, तो अंकों का योग तो है 9, यानी कि x प्लस वाई तो भाई 9 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसने कहा कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इस वाली जो संख्या है, जो अभी हमारी पास संख्या है 10y प्लस एक्स, तो इसका तो 9 गुना 9 गुना, ठीक। और जो संख्या के अगर अंक पलट दें, यानी x की जगह तो y और y की जगह x कर दें, यानी कि जैसे 38 है इसे हम 83 कर दें, ठीक है, अंक पलटने का मतलब, और इसका 2 गुना बराबर है। समझ गए? ये बात तो आपको क्लियर हो गई भाई। संख्या ये है, अंक पलट दिए, ठीक। अब इन्हें सोल्व करते हैं तो 9 की गुणा 10 में 10 बार तो 90y प्लस 9x, और ये हो गया 2 धाम 20x प्लस 2 एकम 2y। देखो इधर तो 20x है, ये 9x गया उधर माइनस का, इधर 2y है और ये 90y उधर गया माइनस का, तो इधर बच जाएगा 0। तो 20 में से 9 जाके बचा 11x, यहां बचा माइनस के 88y 0। 11 मैंने कॉमन लिया या तो क्या बचेगा, x माइनस 8y 0। ये 11 जो है 0 के डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन आ जाएंगी x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ऊपर से इक्वेशन उतार ली भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9। घटा देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया माइनस का 9y, और इधर भी माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल और 9 एकम 9, यानी y तो आ गया 1। अब समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो देखिए x की जगह तो अभी पता नहीं है और y की जगह हमने 1 निकाला और जुड़ने के बाद है 9, तो 1 प्लस का उधर जाकर हो गया माइनस का, यानी x आ गया 8। ठीक, तो इसे अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें x और y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। उसने कहा भैया संख्या निकाल के दिखाओ, तो हमारी संख्या क्या है, संख्या तो ये है, तो संख्या क्या होगी, देखो 10y प्लस एक्स है, तो 10y की जगह रखा मैंने 1 और x की जगह रखा 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8, यानी कि संख्या आपकी 18 होगी। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जो संख्या के उलटने पलटने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें नंबर चेंज होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंप्लीट करा देंगे। तो फिलहाल देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आपको मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।